हाँ जी बच्चों, देखो हमने आज पढ़ना था सेल डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो आपके सेल के फीचर्स से कुछ कुछ मिलते हैं फिर भी डिफरेंट है, ठीक है। वो कंसेप्ट कौन कौन से हैं? सेल और हायर परचेज के बीच में हम देखेंगे कि इसमें कुछ मिलती जुलती बात तो होगी लेकिन कुछ डिफरेंस भी होगा। सेल और बेलमेंट का कंसेप्ट था जो हमने कल डिफरेंस कर लिया था। एक आएगा सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। इन तीनों में हम डिफरेंस देखेंगे क्या है। हायर परचेज सुना है किसी ने अभी तक? हायर परचेज सुना था? क्या सुना था उसके बारे में? एक्सपेंसेस फॉर हायर परचेज। अच्छा इतना ही सुना था बस। प्रॉपर्टी वगैरह का सही बता रही है। जब भी देख उसको देख सेलर ने क्या किया, बेचारी अब सीधी बैठने लग गई है। सेलर ने क्या किया, गुड्स को, हाँ वो ये सीट ही ऐसी है जो बॉल के साथ वाली सीट होती है ना उसमें ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रोटेट हो ही जाता है कि नहीं? रोहन सोच रहा था सीधा कि बैठा हूँ। रोहन, अच्छा हाँ रोहन सोच रहा होगा, रोहित भी सोच रहा होगा ऐसे तो। चलो उसको तो मुड़ने की जरूरत ही नहीं, वो ऐसे ही परसेंट चलो। तो हायर परचेज में क्या होता है, सेलर ने बायर को एक मशीन या एक प्रॉपर्टी दी। सेलर ने बायर को एक मशीन या एक प्रॉपर्टी दी। प्रॉपर्टी देने का मतलब क्या? ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। ओनरशिप ट्रांसफर होती तो वो तो सेल ही हो जाता ना, क्योंकि सेल में क्या होता है, ओनरशिप आप ट्रांसफर कर देते हो भले ही उसका पोजेशन बाद में दो। देखो सेल का कंसेप्ट क्या होता है, सबसे पहले तो ना इन दो वर्ड्स के लिए अच्छी कमांड होनी चाहिए। ओनरशिप क्या होता है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है? ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब बताओ। मैम जिस पे हमारा हक, मालिकाना हक। जब तक गुड सेलर के पास होते हैं मालिकाना हक है उसके पास। जैसे ही सेलर की दुकान से मान लो एसी बेचा, उसने बेचा कैसे? परचेज, उसने परचेजर ने क्या किया, अपना नाम बताया और सेलर ने उसके नाम का बिल काट के दे दिया और परचेजर ने उसकी पेमेंट कर दी। परचेजर ने उसकी पेमेंट कर दी, इसी को तो हम बोलते हैं क्या? सेल। चाहे डिलीवरी उसकी शाम को हो तो भी चलेगा, चाहे परचेजर ने पेमेंट ना की हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर बिल परचेजर के नाम पे कट गया ना उस मॉडल का, उस आर्टिकल का, तो यानी कि सेलर ने अपने पास से मालिकाना हक किसके पास ट्रांसफर कर दिया है? समझ रहे हो? तो यानी कि बिल क्रिएट करना ही क्या है? ओनरशिप को ट्रांसफर करना। और जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हुई, चाहे पेमेंट बाद में हो चाहे डिलीवरी बाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई यानी कि आपका सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ये तो हो गई सेल। अब हायर परचेज में क्या होता है? हायर परचेज में सेलर बायर को, देखो ओनरशिप ट्रांसफर करेगा नहीं क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर की तो सेल का एग्रीमेंट हो गया। तो सेलर ने बायर को पोजेशन दिया है। क्या दिया है? सिर्फ मशीनरी दी है इसको यूज करने के लिए। क्या दिया है? सिर्फ मशीनरी दी है बायर को यूज करने के लिए। और कैसे दी है? मान लो 10 साल के लिए कोई मशीनरी दे दी, बड़े अमाउंट की मशीनरी थी और उससे वो प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, उसने 10 साल के लिए मशीनरी दी। अब परचेजर क्या करेगा? हर ईयर इसकी कुछ इंस्टॉलमेंट पे करेगा। क्या करेगा? इंस्टॉलमेंट पे करेगा, ठीक है। वो आपकी इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यूएशन है वो सेलर करके ही देगा आपको कि भाई इतने की मशीनरी है तो 10 सालों में डिवाइड करके इंटरेस्ट वगैरह लगा के एक इंस्टॉलमेंट बना देगा। ईयरली आप मुझे इतना इतना अमाउंट देते रहना और आप प्रोडक्शन करते रहो। देखो कई लोग ऐसे हायर परचेज पे लेते हैं, आपने देखा होगा कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो करोड़ों में आती है ना। अब मान लो किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो करोड़ों की मशीन को खरीद सके, करोड़ों की मशीन को खरीद सके, किसी के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन उसको उसका काम करना है, उसकी प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, और वो उसी मशीन से ही होगी। तो लोग क्या करते हैं? हायर परचेज पे ले लेते हैं। हायर पे ले ली वो मशीन। हायर पे लेने से क्या होगा? उनको ईयरली कुछ कुछ अमाउंट देना पड़ेगा बजाय 1 करोड़ इकट्ठे देने के। समझ रहे हो? अब इसमें क्या होता है, जब आपने 10 साल के लिए मशीनरी दी, 10 साल तक आप इंस्टॉलमेंट भरोगे, तो सेलर ने क्या ऑप्शन दिया? होता क्या इंस्टॉलमेंट अमाउंट होता क्या है? जैसे मशीनरी की वैल्यू मान लो कितनी थी? 2 करोड़ थी, ठीक है।
2 करोड़ को 10 सालों में बांट दिया, ठीक है, 2 करोड़ को क्या किया, 10 सालों में बांट दिया, 20-20 लाख हो गए। अब जो बंदा 2 करोड़ जिसके पास हाथ में नहीं है, मशीनरी नहीं खरीद सकता, तो उसको ये बेनिफिशियल ऑप्शन लगेगा कि हर साल 20 लाख तो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं इतनी प्रोडक्शन करूंगा, उनको बेचूंगा, तो मैं इतना प्रॉफिट तो कमा लूंगा कि मैं 20 लाख रुपए मशीनरी के भर सकूं। तो मैं हायर पे ले लेता हूँ। अब होता क्या है कि सेलर कहता है कि आप मुझे 10 साल तक इंस्टॉलमेंट देते रहो, जब आप 10वीं इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, यानी कि आपने पूरी मशीनरी की कॉस्ट पे कर दी, तो 10वीं इंस्टॉलमेंट के बाद आपके पास राइट आ जाएगा कि आप इस मशीनरी को परचेज कर सकते हो। अब आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लेना, लेकिन आप ओनरशिप ट्रांसफर करवा सकते हो कि ये मशीनरी अब मेरे नाम पे है। कल में उसको कबाड़ के भाव में बेचना हो तो उसका पैसा किसके पास आएगा, मेरे पास। अदरवाइज अगर आप नहीं खरीदते 10 साल बाद, 10 साल तक आपने यूज करी मशीनरी का अमाउंट भी उसको पे किया, अब बायर कह रहा है मुझे नहीं खरीदनी, इसमें तो तू अपना ही नुकसान कर रहा है। क्या पता वो मशीनरी कुछ 10-20 लाख में बिक जाए, तो वो 10 लाख 20 लाख किसके पास जाएंगे? अगर वो कबाड़ के पास बेचने भी जाते हैं तो वो 10-20 लाख किसके पास जाएंगे? सेलर के पास, क्योंकि मालिक कौन है? बेच कौन सकता है उस प्रॉपर्टी को? सेलर। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि बायर जब 10 इंस्टॉलमेंट पे ही कर चुका है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद उस मशीन को परचेज ही कर ले, ताकि जो स्क्रैप रियलाइज होगा वो कम से कम वो तो उसके पास में आएगा। बताओ समझ में आया ना? हायर परचेज का कंसेप्ट। तो ये होता है हायर परचेज का कंसेप्ट। अब हम यहाँ पर सेल और हायर परचेज के बीच में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रिजेंबल विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज, कुछ कुछ उससे मिलता है, ठीक है। एंड इंडीड द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज इज द सेल ऑफ गुड्स अल्टीमेटली। लेकिन फिर भी इनमें क्या डिफरेंस है वो देखना। पहले हायर परचेज का इन्होंने मीनिंग बताया हुआ है। हायर परचेज एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट अंडर विच द गुड्स आर लेट ऑन हायर। गुड्स कैसे दिए जाते हैं? हायर पे दिए जाते हैं। एंड अंडर विच द हायरर हैज एन ऑप्शन। हायरर कौन है यहाँ पर? ठीक है, हायरर कौन है? बायर। तो हायरर हैज एन ऑप्शन, लिख लो यहाँ पर, भूल जाओगे। हायरर मतलब बायर हैज एन ऑप्शन टू परचेज देम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंड इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट अंडर विच, यानी कि एग्रीमेंट की टर्म्स के अकॉर्डिंग आप उसको खरीद सकते हो। पोजेशन ऑफ गुड्स इज डिलीवर्ड बाय द ओनर टू अ पर्सन ऑन कंडीशन दैट सच पर्सन पेज द एग्रीड अमाउंट इन पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट। क्या कह रहा है ये? पोजेशन ऑफ गुड्स, मैंने अभी बताया मशीनरी का पोजेशन ट्रांसफर किया जाएगा, तो पोजेशन ऑफ गुड्स इज डिलीवर्ड बाय द ओनर टू द बायर। किस कंडीशन पर? कि बायर ओनर को क्या पे करेगा? पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, यानी कि ओनरशिप इन द गुड्स इज टू पास टू सच पर्सन। सच पर्सन कौन है यहाँ पर? बायर। द प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप इन द गुड्स इज टू पास टू बायर ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। Such person has a right to terminate the agreement at any time before the property so passes। चाहे तो बायर 5 साल यूज करने के बाद क्या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है? यस, कैंसिल कर सकता है। भाई जितनी पे कर दी मैंने उतना यूज कर लिया, आगे मुझे यूज नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बीच में भी एग्रीमेंट को तोड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा कि आप मशीनरी की कॉस्ट निकाल पाओ, तो आप बीच में छोड़ दो इस एग्रीमेंट को। भाई मेरे को ये प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लग रहा, तो मैं इस मशीन को आपको वापस देता हूँ। इस केस में बायर सेलर को मशीनरी वापस कर देगा और उसकी आगे की इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी बंद। क्लियर है? चलो अब हम पढ़ लेते हैं डिफरेंस। अब मुझे बताना सेल में टाइम ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप। सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? इमीडिएटली। बताओ इमीडिएटली। लेकिन हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। पोजीशन ऑफ पार्टी। पोजीशन का मतलब यहाँ पर आपकी पोजीशन रहती है बायर की, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ ओनर ऑफ द गुड्स। क्योंकि आपने ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर कर दी तो बायर यहाँ पर क्या बन गया? ओनर बन गया। क्या बन गया? लेकिन हायर परचेज में क्या हायरर यानी कि बायर ओनर बना है? अभी नहीं बना। पोजीशन ऑफ हायरर इज दैट ऑफ अ बेली।
till he pays the last installment। बेली कौन था? बेली कल तो करवाया डिफरेंस। बेलमेंट के अंदर एक होता है बेलर और एक होता है बेली। बेलर होता है जिसका सामान होता है, जो मालिक होता है, और बेली कौन होता है? जो अपने पास रखता है। तो यानी कि हायरर की सिचुएशन बेली जैसी हो गई। हायरर को भी मशीनरी को संभाल के रखना होता है, काम करना होता है। बेली को भी क्या करना होता है? जो आपके पास सामान रखवा के गया है, बेली को उस सामान को वैसे ही ध्यान रखना पड़ता है जैसे उसका खुद का सामान है। क्लियर है? जबरदस्ती नहीं ऐसे वो मशीन पे दे दनादन हथौड़े मार दिए, तोड़ मेरी थोड़ी है। समझ रहे हो? तो हायरर की पोजीशन बेली जैसी है। हायरर को भी मशीनरी वैसे ही यूज करनी है जैसे उसने खुद खरीदी है। जैसे अपनी खरीदी हुई चीज का ध्यान तुम बड़े उससे रखते हो ना, वैसे दूसरे की चीज का भी ध्यान बड़े ही केयर से रखना चाहिए। ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेट करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना। क्या सेल के एग्रीमेंट में बायर टर्मिनेट कर सकता है? नॉर्मली नहीं कर सकता, और करता है तो फिर डैमेज पे करने पड़ते हैं। Buyer cannot terminate the contract and is bound to pay the price of the goods। टर्मिनेट नहीं कर सकता, किया तो उसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हायरर की इच्छा हुई बीच में छोड़ने की तो यस वो टर्मिनेट कर सकता है और बिना कोई डैमेजेस पे करे, विदाउट एनी लायबिलिटी टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। जैसे 5 साल बाद उसको लगा कि मुझे नहीं यूज करनी, तो ठीक है, अगली 5 साल की क्या लायबिलिटी बनती है आपकी? नहीं। जिस दिन आपने टर्मिनेट किया वहां पे आपकी इंस्टॉलमेंट भी खत्म हो जाती है। बर्डन ऑफ रिस्क बहुत आसान है, किसके ऊपर रहेगा? मैंने क्या बताया था, एक लाइन ध्यान रखना, रिस्क हमेशा किसके साथ चलता है? तो सेल में बर्डन ऑफ रिस्क किसका रहेगा? बायर का, क्योंकि सेल में ओनर कौन बन चुका है? बायर। लेकिन हायर परचेज में रिस्क किसका रहेगा? क्योंकि ओनरशिप किसके पास है? तो सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। देखो इसमें ना 2 ऑप्शन बन सकते हैं। अगर आप सीधा लिखते हो बर्डन ऑफ रिस्क, तो बर्डन ऑफ रिस्क नॉर्मली सेल में किसके पास रहेगा? बायर के पास, और हायर परचेज में किसके पास रहेगा? सेलर के पास। लेकिन इन्होंने लिखा बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, मतलब बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसका रिस्क कौन उठाएगा? अब बताओ, अब तुम्हारी टर्म चेंज होगी। नॉर्मली सेल में किसका रिस्क था? बायर का। लेकिन अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो सेलर को तो उससे पेमेंट लेनी थी ना, तो इस रिस्क किसको हो जाएगा? सेलर को। सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। मान लो उसने गुड्स ट्रांसफर कर दिए थे, ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी थी, लेकिन पेमेंट आनी अभी बाकी थी। बायर हो गया इंसॉल्वेंट, तो जो कम पैसा आया, जो उसका लॉस हुआ, वो किसको भुगतना पड़ेगा? सेलर। ठीक है। और यहाँ पर हायर परचेज में ओनर टेक्स नो सच रिस्क फॉर इफ हायरर फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पर हायरर इंसॉल्वेंट हो जाता है, जिसने मशीनरी इंस्टॉलमेंट पे ले रखी है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो बताओ इंस्टॉलमेंट पे करने के लायक नहीं रहा वो, तो ओनर क्या करेगा? ओनर क्या करेगा? अपनी मशीन उठा के अपने घर ले आएगा। तो कोई रिस्क है? तो ओनर को कोई रिस्क नहीं है। अगर हायरर फेल हो जाता है इंस्टॉलमेंट पे करने में, तो ओनर के पास राइट है टू टेक बैक द गुड्स, को अपनी मशीनरी वापस लेकर आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, ठीक है, और ट्रांसफर का मतलब होता है सेल। ओनरशिप सेल में ट्रांसफर ऑफ टाइटल का मतलब क्या है कि ओनरशिप ट्रांसफर करने का केस है ये। द बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेजर फ्रॉम हिम। अब इसमें क्या हो रहा है? सेलर से बायर खरीद के आ रहा है और बायर आगे ट्रांसफर कर रहा है ना। अब मेरी बात सुनना, सेल के केस में सेलर ने बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी? यस कर दी थी। तो ओनर अब कौन बन चुका है? बायर। क्या ये आगे ट्रांसफर कर सकता है? यस कर सकता है, क्योंकि ओनर ये है तो ये कुछ भी कर सकता है, चाहे बेचे चाहे तोड़े, ठीक है। लेकिन हायर परचेज के केस में वो नहीं बेच सकता। वेरी गुड। यहाँ पे सेलर है, ठीक है, यहाँ बायर है। क्या ओनरशिप ट्रांसफर हुई है? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, तो मालिक आज भी कौन है? सेलर। तो ये चाहे कुछ भी करे, क्या बायर इस मशीन को लेके आके बेच सकता है? नो मैम, क्योंकि ये ओनर नहीं है, इसके पास ही मालिकाना हक नहीं है। तो कैसे ये टाइटल
आके बेच सकता है। टाइटल का मतलब ओनरशिप ही होता है, ठीक है। तो अगर आप ही ओनर नहीं हो तो आप ओनरशिप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? तो हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन टू अ बोनाफाइड परचेजर। बोनाफाइड परचेजर का मतलब क्या होता है? इनोसेंट परचेजर। बोनाफाइड का मतलब होता है इनोसेंट। मान लो जो ये बायर था, इसने यहाँ से मशीनरी रेंट पे ली, हायर पे ली, यहाँ पर एक बंदे को इसने बोला कि मैं तेरे को मशीनरी बेच देता हूँ। अब इसको तो नहीं पता ना कि ये उसका ओनर है या नहीं है, तो अगर इसने उस पर विश्वास करके भी खरीदी है तो भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब सेलर अपनी प्रॉपर्टी उससे जाके भी वापस मांग सकता है। समझ रहे हो? यस। तो अगर चाहे बायर को पता है चाहे नहीं पता, इनोसेंट परचेजर है ना, तो भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। रीसेल, फिर से वही आया कि बायर इन रीसेल कैन बायर इन सेल कैन रीसेल द गुड्स। यस, ओनर बन चुका है तो ये रीसेल कर सकता है, लेकिन हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल अनलेस ही हैज पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट। अगर आपने सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी तब तो आप ओनरशिप आपके पास आ जाएगी, हाँ, उसके बाद आप बेच सकते हो, ठीक है। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? कोई डाउट? सो रहा है बोलो। सेकंड, पोजीशन ऑफ पार्टी। यहाँ पर बायर की पोजीशन कैसी होती है सेल के केस में? गुड्स का ओनर बन चुका होता है, बायर इज इक्वल टू ओनर। लेकिन हायर परचेज में हायरर की पोजीशन कैसी होती है? ओनर की नहीं होती, क्योंकि अभी वो मालिक नहीं बना है। हायरर की पोजीशन होती है बेली जैसी। जैसे बेली, अच्छा तुम कल थे नहीं तभी नहीं समझ में आया, मैं बता देती हूँ। एक होता है बेलमेंट का कॉन्सेप्ट। भाई किसी से समझा नहीं? क्लास देखी थी अमीशा? आधी देखी। एक होता है बेलमेंट का कंसेप्ट, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया था शिवानी और रोहित का, ठीक है। शिवानी के पास एक स्कूटी थी, ठीक है। स्कूटी किसके नाम पे थी? शिवानी के नाम पे। ओनर कौन है? शिवानी है। शिवानी ने वो स्कूटी रोहित को यूज करने के लिए दी थी, ठीक है। तो यानी कि स्कूटी का पोजेशन शिवानी से कहां ट्रांसफर हो गया? क्या ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई? नहीं, मालिक आज भी शिवानी है, लेकिन यूज करने के लिए उसने रोहित को दी है। इसको हम बोलते हैं बेलमेंट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर शिवानी क्या है? बेलर है, और रोहित क्या है? बेली है। तो रोहित को उस स्कूटी को इस तरीके से इस्तेमाल करना है जैसे उसकी खुद की है, ठीक है। केयर उसकी पूरी करनी है। आप अपना फोन रिपेयर करने के लिए दे के आते हो, ठीक है। आप अपना फोन रिपेयर करने के लिए दे के आते हो। जब आपने फोन दिया दुकानदार को, अब देखो मालिक कौन है उस फोन का? मैं, है ना, कस्टमर। ओनरशिप तो मेरे पास ही है, लेकिन पोजेशन किसके पास चला गया? शॉपकीपर के पास। अब वो उसको रिपेयर करेगा, तब तक उसी के पास ही रहेगा ना फोन। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? बेलमेंट। अब दुकानदार की ड्यूटी बनती है कि उसके फोन को ठीक करके दे और उसके फोन की केयर वैसे ही करे जैसे उसका खुद का हो। कल को जब वो फिर से कस्टमर उसका अपना फोन वापस लेने आएगा तो शॉपकीपर को उसका फोन वापस करना पड़ेगा, बदले में क्या लेगा? चार्ज लेगा। तो आपका बेलमेंट का कंसेप्ट चार्ज के साथ भी हो सकता है, फ्री ऑफ चार्ज भी हो सकता है। पहले वाला एग्जांपल फ्री ऑफ चार्ज लगा कि शिवानी ने जो स्कूटी दी थी क्या उससे बदले में उससे रेंट लिया था? नहीं ना, फ्री में दी थी ना, ठीक है। स्कूटी उसको यूज करने के लिए दी थी। अब रोहित की ड्यूटी क्या बनती है कि उस जब यूज करने के बाद उसका पर्पस पूरा होने के बाद रोहित उस स्कूटी को किसको वापस कर दे? शिवानी को, ठीक है। तो बेली को गुड्स को रिटर्न करना होता है बेलर को। क्लियर है? हाँ जी, बाकी सबको तो समझ आया ज्यादा ना कल। तो बेली की सिचुएशन जैसी होती है वैसी ही एक हायरर की भी सिचुएशन होती है। क्लियर है? चलो आगे। अब आता है सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। A contract of sale of goods is one in which some goods are sold or are to be sold for a price. But where no goods are sold and there is only the doing or rendering of some work of labor, then the contract is only for work and labor and not of sale of goods. ठीक है? आपने ये सुना है? हम जिससे कोई भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक आपने अपना ऑफिस खोला, अपना ये इंस्टीट्यूट ही ले लो, अपना ये इंस्टीट्यूट ही ले लो। यहाँ पर क्या कोई माल बेचा जा रहा है? क्या किया जा रहा है? सर्विस प्रोवाइड की जा रही है ना। और सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में पैसा मिलता है, ठीक है। तो एक होता है सेल ऑफ गुड्स का कंसेप्ट, ये उससे सिमिलर तो है क्योंकि सेल ऑफ गुड्स में भी आप गुड्स देते हो बदले में पैसा लेते हो। सर्विस वाले में क्या है? आप सर्विस देते हो बदले में पैसा लेते हो, चार्जेस देते हो।
तो मिलते जुलते हैं लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि रेंडरिंग ऑफ सर्विस में आप कोई गुड सेल नहीं कर रहे। लेकिन कई बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जहाँ पे गुड्स भी सेल होते हैं प्लस में सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपका ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार घर बनाने वाले, ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ कई बार गुड्स भी तो प्रोवाइड करते हैं। कई लोग बिल्कुल ठेके पे नहीं दे देते अपना, भाई तुमने ही तैयार करना है, सामान भी वो अपना लगाता है, सर्विस भी वो अपनी लगाता है, बदले में क्या करता है? चार्ज करता है, पैसे चार्ज करता है। तो आपका मिक्स भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, खाली सर्विस प्रोवाइड करने वाला, और आपका सेल ऑफ गुड्स, नॉर्मली गुड्स बेचने वाला भी एग्रीमेंट हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले रखा है कि वेयर गोल्ड इज सप्लाइड टू अ गोल्डस्मिथ फॉर प्रिपेयरिंग एन ऑर्नामेंट और व्हेन एन आर्टिस्ट इज आस्क्ड टू पेंट अ पिक्चर, एक पिक्चर पेंट करके दी किसी आर्टिस्ट को, वो भी तो क्या है? सर्विस रेंडर की है उसने, इसके बदले में वो पैसे चार्ज करेगा। ये भी एक तरीके का क्या है? सेल का ही एग्रीमेंट है। दूसरा, अगर आप सुनार को कोई गोल्ड का बिस्किट देके आ गए, मान लो ये मैं बिस्किट आपको दे रहा हूँ, इससे आपको कुछ ऑर्नामेंट्स बनाने हैं, अब वो सर्विस दे रहा है अपनी, उसके बदले में वो क्या चार्ज करेगा? पैसे। सामान आपका था, सिर्फ आपने सर्विस ली है उससे, तो सर्विस के बदले में पैसे चार्ज करेगा। तो ये होता है आपका सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, जब लेबर चार्जेस लिए जाते हैं। ठीक है? यस मैम। चलो अब आता है हमारा कंसेप्ट बड़ा आसान सा, और वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। सेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है? इसमें जो पॉइंट्स है ना, सिर्फ और सिर्फ वही लर्न करने हैं। हाँ, एनालिसिस के जो 6 पॉइंट है आपको वही लर्न करने हैं, और उसी से ही आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है? सबसे पहली बार मैं वो पॉइंट से ही पढ़ाती हूँ आपको, फिर पैराग्राफ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। ये जो मोड्स हैं इनमें से कोई भी अगर बन गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा। मेनली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के लिए क्या जरूरी है? एक पर्सन क्या दे और दूसरा पर्सन क्या करे उसको? एक्सेप्ट। एक पर्सन ऑफर दे और दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर ले, यानी कि सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय, मैंने ऑफर दिया खरीदने के लिए, ठीक है, और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। ऑफर टू बाय और सेल गुड्स, ये दोनों क्यों लिखे हुए हैं? या गुड्स को ऑफर किया हो या सेल करते हैं? नहीं, आपने ऑफर दिया टू बाय, खरीदने का ऑफर दिया। मैंने कहा था ना, बायर जब ऑफर देता है कि मैं ये चीज खरीदना चाहता हूँ दुकान में, तो सेलर उसको एक्सेप्ट करेगा। या फिर दूसरा क्या है? ऑफर टू सेल गुड्स, यहाँ पर सेलर ऑफर कर रहा है तो बायर उसको एक्सेप्ट करेगा। मतलब एक पार्टी क्या करेगी? ऑफर देगी, और दूसरी पार्टी क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। तो आपका सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दूसरा तरीका, देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स। देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था गौरव का, कि गौरव गया, उसकी मम्मी ने उसको 40 रुपए दिए थे, ठीक है, इसने सेलर को 40 रुपए दिए और सेलर ने इसको बदले में क्या दिया था? चीनी 37 रुपए किलो। एग्जांपल कैसे रटे रहते हैं, ये भी याद है, चीनी बेची थी। चलो, 40 रुपए सेलर को दिए और 1 किलो चीनी मिल गई। ये क्या है? इमीडिएट ट्रांसफर, है ना? तो देयर में भी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, उसी टाइम गुड्स दे दिए गए ना, तो ये इससे भी आपका सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तीसरा केस, देयर में भी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस। कई बार ऐसा होता है ना, बायर जो है सेलर को पेमेंट करके आ जाता है। कई सेलर होते हैं ना, हम उनको कहते हैं मुझे ये सामान चाहिए, वो कहता है मेरे पास नहीं है, उसने कहा मंगा दो, ठीक है मंगा दूंगा। अगले दिन आप फिर जाओगे मंगा दूंगा, वो भूखा ही पैसे का बैठा होता है। समझ रहे हो? मतलब जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करके आओगे तब तक वो आगे ऑर्डर नहीं डालेगा। गौरव तो इतना मुस्कुरा के रहा है, ऐसे ही करता है क्या? कुछ याद आ गया, मैंने बहुत ऐसा ही किया था। याद आ गई। मेरे तो समझ जाएगा तो तुम्हें फॉर्म भरवाना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बच्चे आपस में देखे हैं कई बार, भाई
मेरी ये पेमेंट कर दे। ये फीलिंग करना चाह रही थी क्या? आजकल आप है ना रियल लाइफ एग्जांपल्स ले रहे हैं ना जो आपके साथ हो रहे हैं। स्कूटी वाला भी हुआ, अब ये भी ऐसा होता है। फ्रेंड को मैंने कहा भाई मेरी ये पेमेंट कर दे तो यार मेरा नेट नहीं चल रहा, ऊपर से देख मेरे बैंक की साइट नहीं चल रही। उसको एक बार 1000 रुपए को दो, जो ट्रांसफर करने हैं ना वो वाले पैसे एक बार उसको दो, उसी टाइम साइट स्पीड में चलेगी और बैंक की साइट पेमेंट भी हो जाएगी। ये सब होता है। क्योंकि अब तो हॉटस्पॉट चल रहे हैं। हमारे एक काम करो, गाँव में बढ़ जाओ। मैं कहाँ पे संन्यास लूं? यहीं पे बैठ रहे हो, हमको बताते रहना। भविष्य में आज के साथ मेरी ये बेटी होगा। के पीछे पीछे जाएगी। चलो देयर मे बी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस की पेमेंट पहले हो जाती है, बट इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी इज टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। मैं आपको पैसे देके जा रहा हूँ लेकिन मेरा माल मुझे इस दिन तक चाहिए तो मुझे दे देना। पेमेंट पहले हो रही है लेकिन गुड्स कब मिलेंगे? बाद में। ये भी आपका सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि वैलिड कहलाता है। ठीक है, तो ये तरीके हैं कि सेल के कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे बन सकते हैं, तो हर तरीके से बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस। ये वाला एग्जांपल इसका है वैसे, हाथ के हाथ पैसे दिए, हाथ के हाथ गुड्स लिए। ठीक है, उसके बाद इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट। कई लोग होते हैं ना ऐसे, थोड़े थोड़े करके पैसे ले ले, उसने कहा थोड़े थोड़े करके गुड्स ले ले, है कि नहीं? अरे तो मैं एक बार ही ले रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट में नहीं ले रहा। और अपने को पेमेंट करवानी है क्या? मैम ये क्या है, पेटीएम में पैसे भेजा था मैम, डीयू का फॉर्म भरा था इसका। अच्छा। तो मैम जैसे मैं पेटीएम से अपने बैंक में करवाना ट्रांसफर, तो मैम चार्जेस मांग रहा है बैंक। हाँ मांगता है। तो मैम इसलिए मैं उसमें नहीं कर रहा, 25 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहा है। अच्छा तो ले लेना सब इसलिए मैम इसका कैश दिया था, इसका हो गया मैम। मैं वो तो साइबर कैफे में तो एक्स्ट्रा कॉस्ट करते हैं ना, उनके 25 रुपए कटते हो, 150 रुपए 50 फॉर्म भरने के रुपए लिए। अच्छा मैम इसका कर दिया था मैंने, पूछ रहा अभी कल इसमें पैसे दिए थे। मेरा भी करके पैसे ले लेंगे। 25 रुपए नहीं लगेंगे फिर। चलो इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट। कई बार ऐसा होता है कि भाई थोड़े थोड़े करके पैसे ले ले, इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। उसने भी कहा जितने जितने पैसे देता जाएगा उतना उतना गुड्स मैं तेरे को देता जाऊंगा। दोनों चीजें इंस्टॉलमेंट में हो तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वैलिड। इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। दोनों ही चीजें आगे करनी है। मैं तुझे पेमेंट बाद में दूंगा, ठीक है, तो मैं तुझे गुड्स भी वापस बाद में दूंगा, है कि नहीं? हो सकता है ना ऐसा। अब इसने बोला है देयर मे बी डिलीवरी और पेमेंट। डिलीवरी बाद में हो, पेमेंट अभी हो जाए, ये भी ठीक है। डिलीवरी अभी हो, पेमेंट बाद में हो, सेम बोल दिया? नहीं बोल दिया। अच्छा, डिलीवरी अभी हो, पेमेंट बाद में हो तो वैलिड कहलाता है। डिलीवरी बाद पेमेंट अभी हो गई हो, डिलीवरी बाद में हो तो भी वैलिड कहलाएगा। दोनों चीजें बाद में हो तो भी वैलिड कहलाएगा, दोनों चीजें अभी हो तो भी वैलिड कहलाएगा। तो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो, सेल का कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कहलाएगा। ठीक है, ये आपको 6 के 6 पॉइंट याद करने हैं। ठीक है, हाँ। जरूरी नहीं है, पेमेंट बाद में भी हो सकती है, अभी भी हो सकती है। डिलीवरी तो अभी होगी। हाँ, डिलीवरी अभी हो जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस and acceptance of such offer. Contract may provide for immediate delivery of goods or immediate payment of price or both, or for delivery or payment by installment, or that the delivery or payment or both shall be postponed. ये जो 6 पॉइंट है ना, ये इन्होंने एक पैराग्राफ में ही कवर कर दी है। ठीक है, बेटर है आपको 6 पॉइंट लर्न कर लेना। क्लियर है? यस मैम। अब मुझे एक बात बताना है, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का, क्या वो राइटिंग में ही होना जरूरी है? चीनी के लिए क्या मम्मी से लिखवा के लेके जाते हो कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए? अच्छा, वो ज्यादा सामान होता है तब, है ना? वो लेकिन सिर्फ लिस्ट है, वो कोई एग्रीमेंट नहीं है ना? तो क्या आपको रिटर्न एग्रीमेंट करना जरूरी है सेल के लिए? नहीं, आपका ओरल भी हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, और पार्टली इन राइटिंग, पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ। ऐसा भी हो सकता है, आधा कॉन्ट्रैक्ट लिख के कर दिया, आधा कॉन्ट्रैक्ट
जुबान से कर दिया। मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी, और कुछ पार्टी के कंडक्ट से भी ऐसे लगता है कि सेल का एग्रीमेंट हुआ है। जैसे यहाँ कोई एग्रीमेंट थोड़ी करते हो, एक मतलब 40 रुपए ली और चीनी ली, तो एग्रीमेंट थोड़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, सेल का एग्रीमेंट है, इम्प्लाइड है। एग्जाम्पल देखना, आर एग्री टू डिलीवर हिज ओल्ड मोटरसाइकिल valued at 25,000 to S in exchange for a new motorcycle and agrees to pay the difference in cash। बताओ ये वैलिड है या नहीं? आंसर मत देख के बोलो। आर ने कहा कि बस मेरी पुरानी मोटरसाइकिल ले जाओ 25,000 में, और बदले में मुझे नई मोटरसाइकिल दे दो, और जो बैलेंस अमाउंट होगा ना वो मैं कैश में पे कर दूंगा। अभी पीछे पढ़ा था आपने कि आपका एग्रीमेंट जो है वो पार्टली इन काइंड और पार्टली इन कैश हो सकता है, और वो वैलिड कहलाएगा। लेकिन अगर वो बोलता बाइक के बदले में बाइक, तब बताओ तो तब क्या होता, बार्टर सिस्टम हो जाता, तब वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। अब आता है एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस। बिना प्राइस के कोई गुड्स आपको देता है? एक्सेप्ट मुस्कान, उसको तो देख बिना पैसे दिए गोलगप्पे वाला गोलगप्पे खिलाता है ना, लेकिन कभी तो पैसे लेगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना पैसे के कोई दे देता हो कुछ। खिलाएगा ही नहीं, अगली बार कहेगा पहले पैसे देके खिलाओ। आज मुस्कान बेचारी थोड़ी सी अपसेट बैठी है। मैम फिर इसमें सब्जेक्ट मैटर वाले में लिखना क्या होगा? क्या सब्जेक्ट मैटर वाले कहाँ पहुँच गए? आपने करवा दिया। अच्छा मैं नीचे आ गई, सॉरी नहीं कर लिया, मुझे लगा वो करवा। बच्चों बीच में एक बार रह गया सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो बता दूं, फिर उसके बाद प्राइस करते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो किस चीज के लिए कर रहे हो? गुड्स के लिए। सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि तू मुझे पैसे दियो, मैं तुझे बदले में क्या दूंगा? गुड्स दूंगा। यानी कि सब्जेक्ट मैटर क्या है? गुड्स। वो गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं, फ्यूचर भी हो सकते हैं, और कॉन्टिजेंट भी हो सकते हैं। तो सेल के कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो है गुड्स, और गुड्स आपके किसी भी टाइप के हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकते हैं, फ्यूचर भी हो सकते हैं। तो द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी ईदर एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से होते थे? दैट आर एक्वायर्ड, ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर, है कि नहीं? जो सेलर के पास उस टाइम उसकी ओनरशिप भी है, पोजेशन भी है, उसी को हम क्या बोलते थे? एग्जिस्टिंग गुड्स। तो देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन अ कॉन्टिजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। ये कौन से गुड्स थे? कॉन्टिजेंट गुड्स, जिसमें सेलर को ही अभी पता नहीं है कि उसको गुड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये कंटिजेंसी थी कि अगर मिले तो मैं तुझे दूंगा, अगर नहीं मिले तो मैं तुझे नहीं दूंगा। तो कंटिजेंट गुड्स भी आपका सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। ठीक है? और whereby a contract of sale the seller purports to effect a present sale of future goods, the contract operate as an agreement to sell the goods। मतलब तीनों बता दिए, पहला एग्जिस्टिंग, दूसरा कॉन्टिजेंट, और तीसरा आपका फ्यूचर गुड्स का, कि फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। आज मैंने एग्रीमेंट कर लिया कि कल को मेरे फॉर्म में जितने भी एप्पल उगेंगे वो मैं सब आपको ट्रांसफर करूंगा। ये किसका एग्रीमेंट है? फ्यूचर गुड्स के लिए जो एग्रीमेंट किया है, ये भी आपका वैलिड है। ठीक है? अब आता है आपका गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पेरिशिंग का मतलब खराब हो जाना, है ना? अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट के होने से पहले अगर आपके गुड्स खराब हो जाए तो क्या प्रोविजन होना चाहिए? बताओ। सही बोल रहे हो, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। जरा सुनना, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। वॉइड वर्ड का मतलब बता देती हूँ मैं पहले। वॉइड का मतलब सही नहीं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से खत्म हो गया, पता है ना? एक होता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना, मतलब कैंसिल करना, लेकिन यहाँ कैंसिल नहीं है। यहाँ पे एक ऐसी इम्पॉसिबिलिटी हो गई है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो लॉ के वर्ड्स में, लॉ की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? वॉइड हो गया है। एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना इसको कहते हैं, लेकिन लॉ इस लैंग्वेज में खत्म करने को क्या लिखता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति हो गई है।
दोनों में से किसी भी पार्टी को परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और उसको गुड्स देने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा इफ गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर हैव एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड पेरिश्ड और बिकम सो डैमेज्ड एज नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें जरा सुनना, यहां पर क्या हुआ, दुकान में सेलर और बायर खड़े थे। ठीक है, सेलर ना अभी डिस्क्रिप्शन दे रहा था गुड्स का कि मेरे पास इस क्वालिटी का फोन है, इस मॉडल का फोन है, ये लोगे तो आपको ये बेनिफिट होंगे, मतलब कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को शुरुआत कर चुके हैं, ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, सेलर जो प्रोडक्ट बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बायर से कर रहा था वो गुड्स कहाँ पे पड़े थे, गोडाउन में। कहाँ पड़े थे, गोडाउन में। और गोडाउन में पता नहीं कैसे आग लग गई और वो गुड्स क्या हो गए, खराब हो गए। ठीक है, डैमेज हो गए। अभी सेलर को पता ही नहीं है आग के बारे में, सेलर तो अपना यहाँ पर उसी माल को बेचने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट बन भी गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, क्योंकि सेलर को पता ही नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। जैसे ए एग्रीज टू सेल बी 50 बैग्स ऑफ व्हीट स्टोर्ड इन एज गोडाउन। ए के गोडाउन में 50 बैग्स गेहूं के पड़े थे, उसने बी को बेचने का एग्रीमेंट कर लिया। ड्यू टू वाटर लॉजिंग ऑल द गुड्स स्टोर्ड इन गोडाउन वर डिस्ट्रॉयड। पानी के बहाव की वजह से, या पानी ऐसे गिर रहा था, सारे के सारे जो गुड्स थे वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जिस टाइम ये एग्रीमेंट किया जा रहा था उस टाइम पार्टीज वर नीदर पार्टीज वर अवेयर ऑफ द फैक्ट। ना तो सेलर को पता था ना ही बायर को पता था, तो आपका एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ना तो यहाँ पर बायर उसके ऊपर केस कर सकता है कि इसने मुझे गुड्स ट्रांसफर नहीं किए, ना ही सेलर बायर के ऊपर केस कर सकता है कि इसने मुझे पेमेंट नहीं दी। दोनों ही एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है वॉइड। अब आता है गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट के होने के बाद लेकिन सेल के होने से पहले अगर गुड्स खराब हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स and subsequently the goods without any fault on the part of the seller। सेलर की कोई गलती नहीं थी, फिर भी गुड्स पैरिश हो जाते हैं और बायर, सेलर और बायर दोनों की गलती नहीं थी और गुड्स खराब हो जाते हैं और become so damaged as no longer to answer to the description in the agreement before the risk passes to the buyer। बायर के पास रिस्क कब ट्रांसफर होता है, जब वो ओनरशिप ट्रांसफर होती है। अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो एग्रीमेंट इज देयर बाय वॉइड। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। तो दोनों ही केस में आपका चाहे एग्रीमेंट हो चुका था लेकिन दोनों ही पार्टी को पता नहीं होना चाहिए कि गुड्स डैमेज हो चुके हैं। ठीक है, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनेगा। अगर मान लो सेलर को पता था कि उसके गुड्स खराब हो चुके हैं, उसके बाद भी इसने एग्रीमेंट किया बेचने का, अब बताओ क्या ये वॉइड होगा, ये होगा वॉइडेबल। क्या होगा ये, वॉइडेबल। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का फीचर क्या होता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी तो केस कर सकती है और दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। अगर सेलर को पता था कि उसका माल खराब हो चुका है फिर भी आप बायर को बेच रहे हो, तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। तो क्या ये पार्टी केस कर सकती है? एक तो फ्रॉड कर रहे हो, ऊपर से केस करने का सोच रहे हो, नो। केस करने का ऑप्शन किसके पास है, सिर्फ बायर के पास। तो जिसमें एक पार्टी के पास केस करने का ऑप्शन बचता है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या कहलाता है, वॉइडेबल। तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। बायर केस कर सकता है लेकिन सेलर केस नहीं कर पाएगा। दोनों कर सकते हैं, वॉइड में केस ही नहीं कर सकते दोनों, वॉइड में खत्म हो जाते हैं। ना तो वो प्राइस के लिए केस कर सकता है ना ही वो गुड्स के लिए केस कर सकता है। ये सारे वर्ड्स जो है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं, वॉइड, वॉइडेबल। ठीक है, पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स। अब फ्यूचर गुड्स का आपने एग्रीमेंट किया और वो खराब हो गए। इफ द फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सच गुड्स विल अमाउंट टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग होती है सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। एक इम्पॉसिबिलिटी ऐसी होती है जो शुरू से ही इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं क्यों अपना नाम लूं, रोहित ने गौरव के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुझे चांद तारे तोड़ के ला दूंगा।
बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? इसमें क्या है? इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है। जिस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट की बात बोली जा रही है वो तभी बात ये पॉसिबल नहीं है ना। ऑब्वियसली बात है, जानदारी को तोड़ के ला सकता है क्या? प्लीज ये मत कहिए हाँ मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो जिस टाइम ये बात कही जा रही है वो तभी से ही इम्पॉसिबल है, उसको हम बोलते हैं इनिशियली वो इम्पॉसिबल थी। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो शुरू से ही वॉइड था, क्योंकि ऐसी इम्पॉसिबिलिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होते हैं ना जो आज तो पॉसिबल है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं क्यों दूं? रोहन ने कहा था किसको? रोहित को, मैं तुझे ना बड़ी सुंदर सी पेंटिंग बना के दूंगा। आती है पेंटिंग? नहीं आती, एज्यूम कर लो तुझे आती है, ठीक है। बहुत अच्छी सी पेंटिंग ड्रॉ करके दूंगा, बहुत बढ़िया सी, है ना। अब इस एग्जांपल को ना थोड़ा पर्सनल मत लेना, थोड़ा बुरा बोलूंगी मैं इसमें, ठीक है। गलत बंदे को ले लिया मैंने, बोल दो गौरव को लेते हैं, छोड़। उसको अच्छा नहीं लगेगा ये होते हुए, है ना। मेरे को अच्छा लगेगा। हाँ, तो तू बर्दाश्त कर जाएगा। गौरव ने कहा था रोहित को कि मैं तुझे बहुत सुंदर सी पेंटिंग बना के दूंगा, तू बता मुझे एक फोटो दे, मैं उस फोटो को देख देख के तेरे को पेंटिंग बना के दूंगा। क्या बोलते हैं उसको? स्केच बना के दूंगा, है ना, यही बोलते हैं ना। तो उसने कहा मैं तेरे को स्केच बना के दूंगा, तो मुझे अच्छी सी फोटो ला के दे दियो अपनी, यार मेरे सामने बैठ, तेरा मैं स्केच बनाता हूँ, है ना। लेकिन बनाऊंगा 1 महीने बाद। आज एग्रीमेंट हुआ है, फ्यूचर के लिए मैं अब तुझे बना के दूंगा। अब हुआ क्या? गौरव रास्ते में जा रहा था और इसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, गौरव रास्ते में जा रहा था और इसका एक्सीडेंट हो गया और इसका एक हाथ इससे बड़े तो आने की दिखा देते। ठीक है, इसका एक हाथ है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पेंटिंग बना पाएगा? स्केच बना पाएगा? दूसरा हाथ है। उसका एक ही हाथ काम करता था। स्केच में जरूरी थोड़ी हर किसी का उल्टा हाथ थोड़ी चलता है। मैं भी एक वीरू शास्त्र बोलते हैं ना, ये वायरस है ना ये। चलो दोनों हाथ ही चले गए, अब बोलो। बना सकते हैं, स्केच बना सकता है, स्केच बना सकता है, नहीं बना सकता। तो ये क्या था? जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब ये चीज पॉसिबल थी, स्केच बनाना पॉसिबल था। लेकिन कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से इम्पॉसिबिलिटी आ गई। इसको हम बोलते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद चीज इम्पॉसिबल हो जाए उसको हम बोलते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो फ्यूचर गुड्स के लिए आपने एग्रीमेंट कर लिया था कि मेरे फॉर्म में जितने भी एप्पल्स लगे वो मैं आपको डिलीवर करूंगा। अब हुआ क्या? उस फॉर्म में आग लग गई। क्या हो गया? आग लग गई, तो गुड्स खराब हो गई। क्या मेरी उसमें कोई गलती थी? कॉन्ट्रैक्ट जब किया था तब तक तो पॉसिबिलिटी थी ना कि मैं एप्पल उगेंगे तो मैं आपको दूंगा। अब उसमें आग लग गई, मेरी फसल खराब हो गई, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड। समझ रहे हो? ये वॉइडेबल ना, ये जान ले लेते हैं बच्चों की। तो इस पे कमांड अगर अच्छी हो गई ना तो लोग कोई नहीं खींचेगा आपसे। बस ये ध्यान रखना, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो ना कि दोनों पार्टी में से कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकती तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, और एक जा सकती है तो वॉइडेबल है। अभी आपने गौरव वाला एग्जांपल लिया तो इसमें कोई नहीं जा सकता ना। हाँ, नहीं जा सकता, क्योंकि देखो उसकी इम्पॉसिबिलिटी हो, वो भी कुछ नहीं कर सकता ना कि उसके हाथ ही कट गए तो। जानबूझ के थोड़ी। हाँ, अगर इसने जानबूझ के बाद में मना किया कि मैं नहीं बना रहा स्केच, नहीं बनाना, मैं अपने हाथ से आग दूंगा, लेकिन इसका स्केच नहीं बनाना। हाँ, अब इसका मतलब ये बनती है। तो अगर इसने जानबूझ के बोला मैं स्केच नहीं बना रहा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल, यानी कि रोहित केस कर सकता है गौरव के ऊपर। बताओ, समझ आया? क्या कि मुझे, हाँ, इसको आती नहीं थी, इसको आती ही नहीं थी, इसने झूठ बोला था, तो वॉइडेबल है ये कॉन्ट्रैक्ट। सारे काम नहीं करते। बेचारे के पीछे पड़ गई हैं। नहीं, मैं वहां पे पड़े हूँ सबसे ज्यादा, चप्पल के पीछे पड़ इसलिए मैंने आप चप्पल ही चेंज कर ली। गई। ये सेल की नहीं है, सेल की वो भी नहीं थी। अब तेरे को बाई चांस को चप्पल अगर सेल में देख दे तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है। हम बेच यही रात को इसको हाँ, बताएंगे। इसको पता होगा। मेरे पीछे सही बोल रहा हूँ, तो तेरे को कैसे पता सेल गौरव कभी कभी बोलने की कोशिश करते हैं। गोरी को ना बड़ा पता है कि ये चप्पल सेल की है या नहीं है। हम काम यही है। अरे तू मैम से नहीं पढ़ाओ, जीत सकता, तू पढ़ाओ। रहते। टेम्पो लेके निकलता सुबह सुबह बाहर से बेचारा आगे कहता मैं पढ़ा दो आगे। बात मेरी हालत। चलो, अब आता है
एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस। पहले मुस्कान आती थी, अभी याद आप बताओ, बेचारी शांत बैठी इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं कहा दोबारा, आप थोड़ी सी अपसेट लग रही है। एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, प्राइस तो बीच में होना चाहिए, वो प्राइस की कैलकुलेशन कौन करेगा बताओ? सेलर और बायर। वेरी गुड, सेलर खाली मत बोलो, सेलर और बायर, क्योंकि देखो अगर सेलर ने कहा मैं 40 में चीनी दूंगा, अगर आप एक्सेप्ट करोगे तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। तो सेलर और बायर मिलके अगर एग्रीमेंट में डिसाइड करे तो प्राइस डिटरमिन हो सकता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, मान लो आपने एग्रीमेंट में लिखा गौरव जाएगा चीनी लेने, दुकानदार भी नहीं बताएगा प्राइस, गौरव भी नहीं बताएगा प्राइस, प्राइस बताएगा रोहित। आपने एग्रीमेंट में लिखा कि जितना रोहित कहेगा ना इतने रुपए किलो चीनी है, मैं उतने पैसे दूंगा। सेलर भी मान गया कि ठीक है जितना वो कहेगा मैं तेरे को उतने में बेच दूंगा। कि रोहन उसको देख रहा है कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, समझ आया? तो अगर आप किसी वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाते हो, अपने एग्रीमेंट में आपने लिखा है कि वैल्यूअर जो वैल्यूएशन करेगा, जो प्राइस डिटरमिन करेगा, हम उसी को ही मानेंगे, तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है वैलिड, ठीक है? और डिटरमिन बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, ये आपकी होती है जैसे आप घर तो खैर उसमें नहीं आ गया, कोई भी ऐसी जैसे आपका इंसॉल्वेंसी होती है ना जब किसी उसकी, तो ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट होता है, तो जो उसकी एसेट्स का वैल्यूएशन होता है ना वो कौन करेगा? वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, असाइनी को मान लो करनी नहीं आती, तो एक वैल्यूअर अपॉइंट किया जाता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, वो उस एसेट को देखता है, उसका मार्केट प्राइस डिटरमिन करता है, उसकी वैल्यूएशन करता है, ठीक है? ठीक है, तो द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, या तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर लेते हो या फिर किसी और के ऊपर छोड़ देते हो। मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन मैनर देयर बाय एग्रीड, जो आपने एग्रीमेंट में जिस तरीके से लिखा है इस तरीके से डिसाइड होगा प्राइस, तो उस तरीके से डिसाइड कर लेना। और मे बी डिटरमिन बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, कोर्स ऑफ डीलिंग का मतलब कि हम इतने में ही आपस में खरीदते बेचते हैं, ठीक है? आपका जनरल ये नेचर बन चुका है कि रोज आपकी सेल परचेज होती है, रोज आपका गुड्स इधर से उधर जाता है और इतना ही प्राइस हम उसको देते हैं, तो जो आपकी कोर्स ऑफ डीलिंग चल रही है उसमें भी आपका प्राइस डिटरमिन हो सकता है। वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद द फोरगोइंग प्रोविजन, ऊपर दिए हुए जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका प्राइस डिटरमिन नहीं होता तो बताओ क्या बायर ऐसे ही कुछ को यूज कर लेगा? अगर प्राइस तीनों तरीके से नहीं डिटरमिन हो पाया, ना तो वैल्यूअर ने किया, ना कोर्स ऑफ डीलिंग से हुआ, और ना ही आपने एग्रीमेंट में सेलर और परचेजर ने मिलकर किया, तो बताओ जो गुड्स आप रिसीव कर चुके हो उसके बदले में क्या दोगे? बताओ क्या दोगे? भाई मार्केट में उसका क्या चल रहा है, मतलब रीजनेबल प्राइस क्या होना चाहिए उस गुड्स का, तो बायर को एक रीजनेबल प्राइस को सेलर को देना पड़ेगा। तो बायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस। व्हाट आर रीजनेबल प्राइस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब क्या रीजनेबल प्राइस होगा ये लॉ नहीं बता सकता, ये तो आपके फैक्ट डिपेंड करता है ना, भाई कौन सा गुड्स कितने का है और उस मार्केट में उसका क्या रेट चल रहा है, ठीक है? तो रीजनेबल प्राइस आपका डिपेंड कर सकता है केस के ऊपर। तो ये आपका एनालिसिस हो गया, वो ऊपर वाला सेम है। उसके बाद आता है आपका एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। अब आप एग्रीमेंट कर रहे हो, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन द टर्म्स दैट प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ थर्ड पार्टी एंड सच थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन, तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। आपने अपने एग्रीमेंट में लिखा कि हमारे जो गुड्स की वैल्यूएशन है वो थर्ड पार्टी करेगी, और थर्ड पार्टी अगर मना कर देती है कि मुझे वैल्यूएशन नहीं करनी, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये ऊपर वाले बात से तुम मिला सकते हो इस बात को, अभी मैंने ऊपर क्या बोला कि अगर थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं करती है तो बायर को क्या करना पड़ेगा? रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा सेलर को, लेकिन वो तब है जब सेलर उसको कुछ गुड्स ट्रांसफर कर चुका है और बायर उस गुड्स को कंज्यूम कर चुका है। तो कंज्यूम करने के बाद आप उसको फ्री में नहीं रख सकते, आपको रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। नीचे है एग्रीमेंट टू सेल का ऑप्शन, तो एग्रीमेंट टू सेल में अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं, पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन थर्ड पार्टी नहीं कर रही, थर्ड पार्टी, हाँ वेरी गुड, क्या हो जाएगा? आपका एग्रीमेंट ही नहीं होगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल वर्ड को क्या बोलेंगे हम? वॉइड। आपका एग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा?
वॉइड, क्योंकि ओनरशिप भी अभी ट्रांसफर नहीं हुई थी, पोजेशन भी ट्रांसफर नहीं हुआ था और थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कर लेगी तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर दो। लेकिन प्रोवाइडेड दैट इफ द गुड्स और एनी पार्ट देयरऑफ हैव बीन डिलीवर्ड टू, अगर आपने कोई गुड्स डिलीवर कर दिए थे बायर को और बायर ने उसको यूज भी कर लिया था, तो ही शैल पे अ रीजनेबल प्राइस देयरफॉर। समझ रहे हो? यस मैम। अगर ऐसा हुआ है तो पे करना पड़ेगा। Where such third party is prevented from making the valuation, हमें बात सुनो, पहले वाले केस में थर्ड पार्टी वैल्यूएशन खुद नहीं कर रही थी, दूसरे केस में ना थर्ड पार्टी को वैल्यूएशन करने नहीं दे रहा। कौन? या तो सेलर या बायर। अब देखो, जैसे सेलर ने बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक मिनट में एग्जांपल ही लेते हैं, समझ नहीं आएगा। रोहित ने गौरव को बाइक बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना तो रोहित ने बेची है ना, हाँ, तो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो रोहित उस टाइम बड़ा तैयार था कि ठीक है कोई बात नहीं, बाइक बेच देता हूँ गौरव को। कुछ दिन बाद अभी कॉन्ट्रैक्ट डेट थी, जो मतलब सेल करने की डेट थी वो 1 महीने बाद की थी। सेल करने की डेट कब की थी? 1 महीने की बाद की। अब 1 महीना जब बीच में चल रहा था तो रोहित को ना थोड़ा सा ऐसे हुआ कि मुझे अपनी बाइक नहीं बेचनी, ठीक है। अब कैंसिल कैसे करे? कैंसिल करेगा तो डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, है ना। इन्होंने अपने एग्रीमेंट में क्या लिखा था कि बाइक की जो वैल्यूएशन है वो रोहन करेगा, इसको बहुत अच्छे से वैल्यू निकालनी आती है, ठीक है। इन्होंने एग्रीमेंट क्या किया था, जो बाइक की वैल्यूएशन है वो रोहन करेगा, क्योंकि इसको वैल्यूएशन बहुत अच्छे तरीके से आती है। अब अगर रोहित का मन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो इसने क्या किया, इसने ना रोहन को मना कर दिया कि अगर तू वैल्यूएशन नहीं करेगा ना, ऊपर अभी मैंने क्या बताया कि अगर थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करने से मना कर देती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड। तो रोहित ने रोहन को कहा कि अगर तू वैल्यूएशन नहीं करेगा ना तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, और मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर थर्ड पार्टी को रोका जा रहा है ना, अगर किसी भी पार्टी के द्वारा थर्ड पार्टी को रोका जा रहा है तो उस केस में उस पार्टी जो डिफॉल्ट कर रही है, जो रोक रही है, उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे। जब वो वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल क्यों? वॉइडेबल है तो वॉइडेबल। यही मेरे को बात खत्म करनी थी कि वॉइड नहीं है तो वॉइडेबल कैसे वॉइडेबल होगा? अगर जो वो बायर है वो ये पिछा सकते हैं ना, तो अगर वो रोक रहा है तो वो केस नहीं कर सकता, दूसरा केस में एग्रीमेंट किया है कि अगर इसको रोकना ही चाहता है। तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर बायर जो है वो केस करने जा सकता है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया, उसको रोक के। हाँ ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। तो वो वॉइडेबल हो गया। हाँ वॉइडेबल ही हो गया, क्योंकि डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। मैं सिर्फ वहीं तक थी, स्यू करने की बात तक मैं पहुंची नहीं थी, इसलिए मैं वॉइडेबल का कंसेप्ट नहीं ला रही थी, ठीक है। तो वॉइडेबल है, केस कर सकता है, और उस केस में क्या ले सकता है गौरव? इससे डैमेजेस ले सकते हैं जो इसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह से हुए हैं, ठीक है। तो अगर थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड, मतलब रोका जा रहा है उसको, फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन करने से बाय द फॉल्ट ऑफ सेलर और द बायर। अब देखो कोई भी फॉल्ट कर सकता है, अभी तो मैंने एग्जांपल लिया सेलर का, अब हो सकता है ना गौरव का ही मन पलट जाए कि मैं बाइक ले रहा था, अब मेरा मन नहीं है उसकी बाइक को खरीदने का, इसलिए अब रोहन को कहा कि तू वैल्यूएशन नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो अब बायर गया है किसके पास? थर्ड पार्टी के पास। तो चाहे बायर चाहे सेलर चाहे, जो भी पार्टी थर्ड पार्टी को रोकेगी वैल्यूएशन करने से, तो जो पार्टी डिफॉल्ट कर रही है उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे। कौन सी पार्टी को? जो पार्टी फॉल्ट नहीं कर रही है। समझ रहे हो? तो इसकी लाइन थोड़ी सी ऐसी है, इसलिए मैंने ऐसे समझाया। द पार्टी नॉट इन फॉल्ट, पहले केस में कौन सी पार्टी फॉल्ट नहीं कर रही थी? बायर यानी कि गौरव। तो पार्टी नॉट इन फॉल्ट में मेंटेन अ सूट, केस कर सकती है फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट। गौरव रोहित के अगेंस्ट केस कर सकता है। दूसरे केस में गौरव ने मना किया था, तो यहाँ पर अब सेलर यानी कि रोहित गौरव के ऊपर केस कर सकता है। तो जो पार्टी फॉल्ट कर रही है वो केस करेगी किसके ऊपर? जो फॉल्ट नहीं कर रही है वो केस करेगी किसके ऊपर? फॉल्ट करने वाली पार्टी के ऊपर। बताओ बच्चों, समझ आया? एक एग्जांपल है, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। पी के पास 2 बाइक थी, पी के पास 2 बाइक थी, ठीक है। अब क्या हुआ? He agrees to sell both the bikes to S at a price to be fixed by Q.
पी ने कहा एस तेरे को मैं दोनों बाइक बेचूंगा, लेकिन इसकी वैल्यूएशन कौन करेगा? वैल्यूएशन बाय क्यू। ठीक है। ही गिव्स डिलीवरी ऑफ वन बाइक इमीडिएटली। पी ने एक बाइक उसको उसी टाइम दे दिया इसको। ठीक है। अब क्यू ने मना कर दिया प्राइस फिक्स करने के लिए, क्यू ने मना कर दिया। एज सच पी आस्क्ड एस टू रिटर्न द बाइक ऑलरेडी डिलीवर्ड। अब पी ने कहा भाई ये तो वैल्यूएशन कर नहीं रहा, तो जो एक बाइक मैंने तेरे को दिया वो मुझे वापस कर दे। क्या पी बाइक वापस मांग सकता है? नहीं मांग सकता। ठीक है। इसमें क्या होगा, उसके बाद पी ने उसको कहा एस को कि मेरी बाइक जो ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूं वो वापस करो। While S claim for delivery of the second bike too। ये अपनी पहली बाइक मांग रहा था और एस क्या कह रहा था, एक तो तूने दे दी, दूसरी भी मुझे ही दे दे। अब इस केस में क्या होगा, जो बायर एस है shall pay reasonable price to P for the bike already taken। अब दूसरी बाइक तो देखो P नहीं देगा क्योंकि वैल्यूएशन तो हो नहीं रहा, लेकिन एस जो पहली बाइक ले चुका है उसका कुछ रीजनेबल प्राइस वो किसको देगा? पी को देगा। एज रिगार्ड्स द सेकंड बाइक, और सेकंड बाइक के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई? एक तरीके से दो कॉन्ट्रैक्ट बने थे, एक बाइक का और एक दूसरी बाइक का। ठीक है। ये सेकंड है ना, सेकंड बाइक का। तो फर्स्ट बाइक तो पी से एस की तरफ चली गई थी, तो इसके लिए तो वो रीजनेबल प्राइस पे कर देगा, लेकिन ये वाली बाइक पी से एस की तरफ नहीं गई थी, तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन करने के लिए मना कर दिया था थर्ड पार्टी ने। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब अगर आप सोच रहे हो कि बुक बंद करके हम आराम कर ले, तो वो मैं नहीं कर दूंगी। फॉर एग्जांपल फोन आ रहा है। जैसे रोहित ने इसको बाइक बेची थी, तो रोहन बीच में आया था वैल्यूएशन के लिए। अगर इन दोनों ने डिसाइड कर लिया तो रोहन ने बोला कि मैं वैल्यूएशन कर दूंगा, फिर बाद में लास्ट टाइम पे मना कर देता है, तो ये वॉइडेबल है। वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अब इस केस में थर्ड पार्टी को हो सकता है इसके ऊपर। हाँ, अगर ये एक बार एग्रीमेंट में हाँ करने के बाद अगर मना करता है तो दोनों पार्टी स्यू कर सकते हैं कि तेरी वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। वो दोनों तो बच गए और ये बीच में आ गए। उसने पहले आके बोली, ये बात मैं वही और मैं अगर पहले ही मना कर दी तो फिर किसी और थर्ड पार्टी को देखते इसकी जगह। अगर इसने शुरू से ही मना किया तो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही नहीं आएगा ना ये कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करने से शुरू से मना कर देगा। इसको बोला, रोहन को बोला, रोहन ने पहले मना कर दिया, लेकिन इन्हें थर्ड पार्टी चाहिए तो उन्होंने मुस्कान को बोल दिया, उसने हाँ भर दी, वो बीच में आ गई इस टाइप से। हाँ, हो सकता है। और मैं थर्ड क्वेश्चन समझा दूं पीछे से। थर्ड क्वेश्चन हाँ हाँ इसी का ना वो डिस्क्रिप्टिव भी करवा रही हूँ मैं, इसीलिए बोल रही थी कि आराम नहीं कर लगोगी। इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करवा रही हूँ आपने अभी समझा है और सारे आपको आते हुए होंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, A agrees to buy a new TV from a shopkeeper for 30,000 payable partly in cash of 20,000 and partly in exchange of all TV set। समझ रहे हो? 30,000 का नया टीवी खरीदा है, 20,000 रुपए मैं तेरे को कैश दूंगा और 10,000 रुपए का मैं तुझे पुराना टीवी दे दूंगा। बताओ इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? Yes, ma'am। क्या बोलोगे आप? कैश पार्टली इन काइंड और पार्टली इन कैश वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपका कहलाता है। अब इसकी लैंग्वेज देख लेना इन्होंने जो लिखी हुई है, ठीक है, वैसे की वैसे ही आपको लिखनी है। इट इज नेसेसरी अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट दैट गुड्स शुड बी एक्सचेंज फॉर मनी। नॉर्मली क्या कंसेप्ट है कि आपका गुड्स के बदले में क्या होनी चाहिए? मनी होनी चाहिए। इफ द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। However, a contract for transfer of movable property for a definite price, partly payable in goods or partly payable in cash, it is to be held a contract of sale of goods। ये आपका valid contract कहलाएगा। तो इस केस में हम नीचे लिख देंगे in the given case it is a valid contract। देखा इसने कैसे लिखा है? पहले लॉ की लैंग्वेज कि लॉ ये कहता है और उसके बाद उसने केस को डिफाइन किया कि इस केस में ये वैलिड होगा। सेकेंड क्वेश्चन, ये रोहित बाहर है। A agrees to sell to B 100 bags of sugar arriving on a ship from Australia to India within next 2 months। A ने B के साथ क्या एग्रीमेंट किया है कि मैं तुझे 100 बैग दूंगा शुगर के, जो कि किस पे आ रहे हैं? शिप पे आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से चल के इंडिया में
अगले 2 महीने में वो आ जाएंगे तो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। अननोन टू द पार्टीज, दोनों पार्टीज को पता नहीं है और शिप क्या हो चुका है, डूब चुका है और एग्रीमेंट इधर से हो रहा है। तो डज बी हैव एनी राइट अगेंस्ट ए? क्या बताओ, बी क्या सू कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? ये पेरिश का फ्यूचर गुड्स वाला है। हाँ जी बिल्कुल 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 सही पहचाना देवेशिका। इन दिस केस बी द बायर हैज नो राइट अगेंस्ट ए, ठीक है। सेक्शन 8 प्रोवाइड्स दैट देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी पेरिश, डैमेज और लॉस, तो एग्रीमेंट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। दिस प्रोविजन इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस व्हिच मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई कि जब शिप डूब गया है, जब शिप डूब गया है तो उसके हाथ में भी तो नहीं है ना कि वो आपको इतना ट्रांसफर कर सके, तो इम्पॉसिबिलिटी हो गई है। सो ऑल द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर्ड टू ट्रीट इट एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर फुलफिल्ड। अब देखो कौन कौन सी कंडीशन है जो वॉइड बना सकती है। एक तो एग्रीमेंट हुआ होना चाहिए, दूसरा स्पेसिफिक गुड्स के लिए होना चाहिए, तीसरा जो लॉस्ट हुआ है बिकॉज ऑफ सिंकिंग ऑफ शिप बिफोर द प्रॉपर्टी ऑफ रिस्क पासेस टू द बायर। एग्रीमेंट हुआ था ना, एग्रीमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर अभी नहीं हुई है, तो यहाँ पर ओनरशिप आपके बायर के पास नहीं जानी चाहिए। और फोर्थ है कि जो लॉस्ट ऑफ गुड्स है, जो नुकसान हुआ है, वो किसी भी पार्टी के डिफॉल्ट की वजह से नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशंस हैं तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनेगा, ठीक है। अगर किसी ने जान करके उस शिप को डुबवाया है ना तो स्यू कर सकते हैं आप, ठीक है। थर्ड केस है एक्स कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज कार टू वाई। एक्स ने कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया वाई को। दे डिडंट डिस्कस द प्राइस ऑफ कार एट ऑल, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट के टाइम पे प्राइस डिस्कस नहीं किया था। एक्स लेटर रिफ्यूज टू सेल हिज कार टू वाई ऑन द ग्राउंड दैट एग्रीमेंट वाज वॉइड बीइंग अनसर्टेन अबाउट प्राइस। एक्स ने बाद में मना कर दिया कि मैं अपनी कार नहीं बेचूंगा, क्या कहते हुए कि जब हमने एग्रीमेंट किया था तब हमने प्राइस तो सर्टेन फिक्स किया ही नहीं था। बताओ क्या वाई डिमांड कर सकता है कार को? अभी आपने असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस पढ़ा है ना। तो पेमेंट ऑफ प्राइस बाय द बायर इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको प्राइस डिटरमिन करना जरूरी होता है। इफ द पार्टी totally ignore the question of price while making the contract, it would not become an uncertain or invalid. अब प्राइस डिटरमिन नहीं किया, इससे आपका कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वॉइड नहीं होगा। मैंने अभी बताया कि बायर ने अगर गुड्स ले लिए तो उसको रीजनेबल प्राइस तो देना पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते कि प्राइस डिटरमिन नहीं हुआ था तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। प्राइस के बेसिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। प्राइस तो बाद में भी डिटरमिन हो सकता है, लेकिन आप ये कह के मना नहीं कर सकते कि एग्रीमेंट के टाइम पे प्राइस डिटरमिन होना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है। प्राइस होना जरूरी है, लेकिन कब डिटरमिन होगा ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हो? प्राइस का होना जरूरी है गुड्स के बदले में, लेकिन एग्रीमेंट के टाइम पे डिसाइड किया या बाद में डिसाइड किया, वो कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और बायर शैल पे अ रीजनेबल प्राइस। तो इन द गिवन केस एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कार, लेकिन उन्होंने फिक्स नहीं किया था, तो एक्स ने मना कर दिया। वाई डिमांड कर सकता है कार एक्स से और एक्स कैन रिकवर द रीजनेबल प्राइस ऑफ द कार फ्रॉम वाई। समझ में आया? नहीं आया समझ? सबको आ गया समझ? यानी कि प्राइस का फैक्टर होना जरूरी है, लेकिन चाहे एग्रीमेंट के टाइम पे हो या एग्रीमेंट के बाद में हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्राइस होना जरूरी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है बड़ा सिंपल सा और बहुत बार पेपर में आता है। उस टाइम पे मतलब पहले हमने डिसाइड नहीं किया और फिर बाद में वो दोनों सेम प्राइस पे एग्री नहीं कर रहे, तो फिर हो सकता है ना कि कोर्ट केस चला जाए ये वाला कि ये मुझसे इतने पैसे मांग रहा है और मैं इसको इतने देने के लिए तैयार हूँ, तो वहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगी कि रीजनेबल, अगर आपने फिक्स नहीं किया था तो रीजनेबल प्राइस आपको देना होगा। रीजनेबल प्राइस आपका मार्केट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो क्लासिफाई द गुड्स है ये बहुत बार पेपर में आ जाता है, ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स दे आर। अच्छा, ये जो ऊपर केस स्टडीज थी है ना, ये जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब अगर पेपर में आता है ना तो इन्हीं की ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ जाती है ना, तो इनको ढंग से करना।
ए होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बेल्स इन हिज गोडाउन। होलसेलर के पास गोडाउन में 100 बेल्स पड़ी थी कॉटन। उसने एग्री किया कि मैं 50 बेल बेचूंगा एंड दीज बेल्स वर सेलेक्टेड एंड सेट असाइड। किसी ने कहा मुझे 50 बेल चाहिए, इसलिए 100 में से 50 बेल को निकाल के अलग कर दिया, सेट असाइड। कौन से गुड्स हैं? एसर्टेन। पहले जो पढ़े थे वो क्या हुआ? एग्जिस्टिंग हो सकते हैं, बट अगर आपने ढेर में से अलग किए हैं तो वो ऐसा सही जा रही है मुस्कान, क्योंकि अगला एग्जांपल दोनों में आएगा। देखो पढ़ लो, मुस्कान की बात भी ठीक है, तुम्हारी बात भी ठीक है। A wholesaler of cotton has 100 bales in his godown, so the goods are existing goods। तो existing goods का पार्ट ही तो है certain, existing goods का पार्ट ही तो है certain। तो बेसिकली ये existing goods हैं। He agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside। On selection goods become ascertained। In this case the contract is for the sale of ascertained goods as the cotton bales are to be sold are identified and agreed after the formation of contract। एक कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कि 50 बेल बेचने हैं, उन्होंने 100 में से 50 बेल को निकाल के अलग कर दिया है, तो यानी कि ascertained goods बेचे जा रहे हैं। नेक्स्ट है A agrees to sell to B 1 packet of sugar out of lot of 100 packets lying in his shop। 100 पैकेट चीनी के पड़े हैं वहां पर, ठीक है, और एक पैकेट बेचना है। बताओ अनएसर्टेन गुड्स को बेचने का एग्रीमेंट हो रहा है? नहीं, वो सारे एक साथ पड़े हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स है ना, बेचना एक ही पैकेट है ना। फिर भी existing लेकिन मैं ये तो नहीं पता कि कौन सा पैकेट बेचना है। अब पढ़ लो। If A agrees to sell to B 1 packet of sugar out of lot of 100 packets lying in his shop, it is a sale of existing goods। It is a sale of existing goods but unascertained goods। But unascertained goods क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कौन सा पैकेट आपने देना है। Because it is not known which packet is to be delivered। कौन सा पैकेट जाएगा ये unascertained है, लेकिन एक जाएगा ये चीज certain है। तो आप क्या कहोगे? एग्जिस्टिंग गुड्स हैं और साथ में अनएसर्टेन गुड्स हैं, ठीक है। T agrees to sell to S all the apples which will be produced in his garden this year। Future goods easy था। T agrees to sell all the apples which will be produced in his garden this year। तो it is a contract of sale of future goods। और future goods का जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट टू सेल। ये जो 3 है इसको भी रट लेना, क्योंकि पेपर में शुगर की जगह वो साल्ट कर देगा, ठीक है। ऑलमोस्ट यही चीजें आती हैं, ठीक है। एक तो कैटेगराइज टेस्ट में नहीं है, कैटेगराइज कर रही हूँ मैं, ठीक है, ऐसी कैटेगरी बनाने के लिए। और जो ये 3 केस स्टडीज हैं इसको भी अच्छे से आपको करना है, ठीक है। और चैप्टर भी अच्छे से करना है, क्योंकि चैप्टर में से भी क्वेश्चन हो जाएगा, ये अपने आप ही हो जाएगा। 10 नंबर का टेस्ट है। हाँ 10 नंबर पे टेस्ट है। एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। अभी छोड़ा नहीं है मैंने तुम्हें।